वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, अभी तक हम अपने कारों के कौन कौन से कितने क्लॉजेस कंप्लीट कर चुके थे? अभी तक हम अपने कारों के 17 क्लॉजेस कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हम अपने कारों के कितने क्लॉजेस कंप्लीट कर चुके हैं? हम 16 क्लॉजेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें बिगिन करना है अपने 17 नंबर क्लॉज से। क्विकली बताओ ये 16 क्लॉजेस किस पे थे? हमारा फर्स्ट क्लॉज किस पे था? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें ऑडिटर कितने पॉइंट्स पर रिपोर्ट करता था? इसमें ऑडिटर 5 पॉइंट्स पर रिपोर्ट करता था। सेकंड आपका किस पे था? इन्वेंट्रीज। किस पे था? इन्वेंट्रीज एंड वर्किंग कैपिटल लिमिट एंड वर्क सैंक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट एक्सीडिंग 5 करोड़। आपका थर्ड नंबर क्लॉज किस पे था? आपका थर्ड नंबर क्लॉज था लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, और इसमें भी 6 पॉइंट्स पर रिपोर्टिंग होती थी। फोर्थ किस पे था? लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लेकिन इसमें सिर्फ क्या चेक करना था? सेक्शन 185 एंड सेक्शन 186 का क्या चेक करना था? कंप्लायंस चेक करना होता था। फिफ्थ किस पे था? पब्लिक डिपॉजिट। किस पे था? पब्लिक डिपॉजिट। और आपका सिक्स्थ नंबर क्लॉज किस पे था? सिक्स्थ नंबर क्लॉज आपका किस पे था? कोस्ट रिकॉर्ड्स। किस पे था? कोस्ट रिकॉर्ड्स। सेवंथ नंबर क्लॉज आपका किस पे था? स्टैट्यूटरी ड्यूज। किस पे था? स्टैट्यूटरी ड्यूज। एट नंबर क्लॉज आपका किस पे था? अनरिकॉर्डेड इनकम। किस पे था? अनरिकॉर्डेड इनकम। किस पे था? अनरिकॉर्डेड इनकम। 9 नंबर क्लॉज आपका किस पे था? 9 नंबर क्लॉज आपका था रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। ये भी काफी बड़ा क्लॉज था, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। और आपका 10th नंबर क्लॉज किस पे था? मनी रेज्ड बाय आईपीओ, एफपीओ इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड मनी रेज्ड थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या उसको उसी पर्पस के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया? इन द केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 का कंप्लायंस। 11 नंबर क्लॉज वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज ऑन फ्रॉड। 11 नंबर क्लॉज आपका किस पे था? फ्रॉड पे था। 12 नंबर क्लॉज आपका किस पे था? निधि कंपनी पे था। किस पे था? निधि कंपनी। 13 नंबर क्लॉज आपका किस पे था? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। किस पे था? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। 14 नंबर क्लॉज आपका किस पे था? इंटरनल ऑडिट सिस्टम। किस पे था? इंटरनल ऑडिट सिस्टम। और आपका 15 नंबर के क्लॉज किस पे था? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स और पर्संस कनेक्टेड, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स और पर्संस कनेक्टेड एंड पर्संस कनेक्टेड। 16 नंबर क्लॉज आपका किस पे था? एनबीएफसी। किस पे था? एनबीएफसी। लास्ट क्लास में हम 16 नंबर क्लॉजेस तक कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 16 क्लॉजेस। नाउ कमिंग टू 17 क्लॉजेज। ये छोटे छोटे क्लॉजेज हैं। इट विल हार्डली टेक 20 to 25 मिनट्स और हम अपने 5 to 6 क्लॉजेज क्विकली कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे क्लॉजेज हैं। अब हम अपना कौन सा क्लॉज बिगिन कर रहे हैं? क्लॉज नंबर 17 जो किस पे है? कैश लॉस। ऑडिटर आपको बताना है वेदर कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस। ये किस पे है? कैश लॉसेस। ऑडिटर आपको क्या बताना है? वेदर कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस। क्या कंपनी को कैश लॉसेस हुए हैं? क्या कंपनी को कैश लॉसेस हुए इन फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप ऑडिट कर रहे हो, या फिर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल ऑडिटर आप ऑडिट करने गए हो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो ऑडिटर आपको बताना है क्या कंपनी को कैश लॉस हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में या फिर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो ऑडिटर आपको बताना है जिस ईयर की आप ऑडिट करने गए हो क्या कंपनी को कैश लॉसेस हुए हैं उस ईयर में और पिछले साल में, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ऑडिटर आपको बताना है क्या कंपनी को कैश लॉस हुए हैं, कब हुए? फाइनेंशियल ईयर जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो या फिर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इससे पिछले वाले ईयर में अगर कैश लॉस हुए हैं तो ऑडिटर आपको क्या बताना है? ऑडिटर आपको अमाउंट बताना है। ऑडिटर शैल स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ कैश लॉसेस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज कैश लॉसेस? कैश लॉसेस आर नाइदर डिफाइंड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नाइदर डिफाइंड इन
एक्ट, नाइदर डिफाइन इन एनी एक्ट। तो कैश लॉसेस, व्हाट आर द कैश लॉसेस? अगर कंपनी की रिवेन्यू रिसीट्स इज लेस देन रिवेन्यू पेमेंट। देखो फॉर एग्जांपल क्या कहा जाएगा, कैश लॉस किसको कहा जाएगा? जब आप कंपनी का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस देखोगे, जब आप कंपनी का नेट प्रॉफिट या फिर क्या देखोगे, नेट लॉस देखोगे। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट नेट लॉस होगा ना, एज पर शेड्यूल 3 जब उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और लॉस की फिगर होगी, नेट प्रॉफिट और लॉस की जो भी फिगर होगी, ऑडिटर आपको इसमें किसका इफेक्ट हटाना है? ऑडिटर आपको इसमें इफेक्ट लेना है। ऑडिटर आपको इसमें क्या लेना है? इफेक्ट लेना है ऑफ नॉन कैश, जो नॉन कैश नेचर वाली ट्रांजैक्शंस हैं, जो नॉन कैश नेचर वाली ट्रांजैक्शंस हैं, ऑडिटर आपको उसका क्या लेना है? इंपैक्ट लेना है। नॉन ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन कैश नेचर, ऑडिटर आपको किसका इफेक्ट लेना है? ऑडिटर आपको इफेक्ट लेना है, ऑडिटर आपको इफेक्ट लेना है ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शंस? which are non cash, which are in the non cash nature। तो non cash nature वाली ट्रांजैक्शंस का आपको क्या लेना है? इंपैक्ट लेना है। नेचर ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, नेचर ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का ऑडिटर आपको क्या लेना है? इंपैक्ट लेना है। फॉर एग्जांपल जो डेप्रिसिएशन है, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अ कैश नेचर ट्रांजैक्शन? नहीं, ये क्या है? नॉन कैश नेचर ट्रांजैक्शन। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंपेयरमेंट, these are the transactions of which are non cash in nature, which are non cash in nature। तो ऑडिटर आपको उन ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट लेना है। फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है, उसका नेट लॉस है 10 करोड़, उसका नेट लॉस कितना है? 10 करोड़। उसका नेट लॉस है, नेगेटिव फिगर है 10 करोड़, और इनका डेप्रिसिएशन कितना है? इनका डेप्रिसिएशन है 20 करोड़। तो अगर मैं इस नॉन कैश ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट लूंगी, तो इनका नेट लॉस नहीं रहेगा, ये प्रॉफिट में आ जाएगा। ये कैश लॉस नहीं होगा, ये किस में आ जाएगा? प्रॉफिट में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 10 करोड़ पॉजिटिव फिगर आ जाएगी। लेकिन अगर इनका नेट लॉस कितना है? इनका नेट लॉस है 40 करोड़। इनका नेट लॉस कितना है? 40 करोड़। लेकिन इनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर कितना है? 20 करोड़। तो अगर मैं इस नॉन कैश नेचर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लूंगी, तो इनका नेट लॉस क्या रहेगा? इनका नेट लॉस रहेगा 20 करोड़। तो ऑडिटर जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन कैश नेचर ट्रांजैक्शन है, ऑडिटर आपको उसका इफेक्ट देखना है। और ऑडिटर आपको देखना है क्या कंपनी को कैश लॉसेस हो रहे हैं, पेमेंट्स ज्यादा हो रही हैं और रिसीट्स कम हो रही है, रिवेन्यू पेमेंट्स ज्यादा हो रही है और रिवेन्यू रिसीट्स कम हो रही हैं। अल्टीमेटली कंपनी इज फेसिंग द लॉसेस, कंपनी इज फेसिंग the losses even after taking the effect of non cash nature transactions। फिर भी कंपनी लॉस में है, कैश लॉसेस, कंपनी इज पेइंग मोर एंड कंपनी इज रिसीविंग लेस। तो ऑडिटर यू हैव टू कमेंट ऑन दिस। और अगर पिछले साल में है, फॉर एग्जांपल ऑडिटर आपको कैश लॉस सिर्फ जिस ईयर की आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिटर आपको कैश लॉस सिर्फ उस ईयर का नहीं बताना, ऑडिटर आपको कैश लॉस बोथ ईयर्स का बताना है। ऑडिटर आपको कैश लॉस प्रीसीडिंग ईयर का भी बताना है, और जिस ईयर की आप ऑडिट कर रहे हो आपको फाइनेंशियल ईयर का भी कैश लॉस बताना है, और आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का भी आपको कैश लॉस बताना है। फॉर एग्जांपल आप ऑडिट करने गए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, 24-25 में एंटिटी का कैश लॉस नहीं है, एंटिटी का कैश लॉस नहीं है, लेकिन 23-24 में एंटिटी का 10 करोड़ कैश लॉस था। तो ऑडिटर आपको, अगर कंपनी एक साल कैश लॉस में और एक साल कंपनी को कैश लॉस नहीं है, इन द प्रेजेंट केस फॉर एग्जांपल करंट फाइनेंशियल ईयर में तो कैश लॉस नहीं है लेकिन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में था, या फिर वाइस वर्सा करंट ईयर में है प्रीसीडिंग में नहीं था, तो ऑडिटर आपको सेपरेट रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ऑडिटर आपको बताना पड़ेगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में इतना कैश लॉस है, इस फाइनेंशियल ईयर में इतना कैश लॉस है। इन दिस केस ऑडिटर स्पेसिफिकली बताएगा कि करंट फाइनेंशियल ईयर में तो कैश लॉस नहीं है, लेकिन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ का कैश लॉस था।
फटाफट आते हैं, वेदर द कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस, क्या कंपनी को कैश लॉस हुए इन द फाइनेंशियल ईयर। आपको कैश लॉस कौन से बताने हैं, आपको कैश लॉस फाइनेंशियल ईयर जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो उसका बताना है, और आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बताना है। क्या कंपनी को इस साल जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो या इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कैश लॉस हुए हैं, अगर हुए हैं तो ऑडिटर आपको अमाउंट ऑफ कैश लॉस बताना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं फटाफट, इन केस ऑफ कंपनी, देखो अल्टीमेटली कैश लॉस आर नॉट डिफाइंड इन द एक्ट और कैश लॉसेस आर नॉट डिफाइंड इन द एएस और इंड एस। इन इफ कंपनी इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एएस, तो ऑडिटर आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स, जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और लॉस है आफ्टर टैक्स, और उसमें आपको एडजस्ट करना है इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ नॉन कैश नेचर। आपको इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन कैश नेचर को एडजस्ट करना है, सच एज डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा, तो ऑडिटर आपको एडजस्ट करना है। सेम अगर आप इंड एस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस है एक्सक्लूडिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो आपने P&L में दिखाई है, और आपको एडजस्ट करना है इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन कैश नेचर सच एज डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा। अब ऑडिटर अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि देखो auditor, there may be a situation where the company has suffered cash loss in only 1 year, कंपनी का कैश लॉस एक साल में है, इस साल में है या पिछले साल में, इस साल में कैश लॉस नहीं है, पिछले साल में कैश लॉस है फॉर एग्जांपल। तो अगर कंपनी का कैश लॉस एक साल में है तो ऑडिटर आपको एडवाइज किया जाता है, गाइडेंस नॉट ऑडिटर, आपको एडवाइज कर रहा है कि ऑडिटर आपको इन 2 years पर सेपरेटली कमेंट करना है। फॉर एग्जांपल, इट वुड बी प्रॉपर टू रिपोर्ट दैट द company has incurred cash loss only during the immediately preceding financial year but not incurred any cash loss during the current financial year। तो ऑडिटर आपको अगर कंपनी एक साल कैश लॉस में है और एक साल कैश लॉस में नहीं है, तो ऑडिटर आपको इन 2 years पे सेपरेटली कमेंट करना है। आप बताओगे कि कौन से ईयर में कैश लॉस है और कौन से ईयर में कैश लॉस नहीं है, ऑडिटर आपको इसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। हो गया हमारा एक क्लॉज खत्म। क्या था, ऑडिटर आपको बताना है whether the company has incurred cash loss in the financial year or immediately preceding financial year। if so, ऑडिटर आपको अमाउंट स्पेसिफाई करना है। कैश लॉस का मतलब जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, ऑडिटर आपको उसमें एडजस्ट करना है इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन कैश नेचर, और फिर आपको बताना है क्या कैश लॉस है या कैश लॉस नहीं है। क्लियर ये बात। अब आते हैं आपका 18 नंबर क्लॉज। 18 नंबर क्लॉज किस पे है, रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑडिट करने गए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए किसको अपॉइंट किया, मिस्टर ए को। किसको अपॉइंट किया, मिस्टर ए को। क्या किया, मिस्टर ए को कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर में अपॉइंट किया मिस्टर ए को, जो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करनी थी। मिस्टर ए ने मिस्टर ए को अपॉइंट किया, लेकिन 1 अगस्त 2024 को मिस्टर ए ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। मिस्टर ए ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। मिस्टर ए को क्या बोला जाएगा, आउट गोइंग ऑडिटर। क्या बोला जाएगा, आउटगोइंग ऑडिटर। क्या बोला जाएगा, आउटगोइंग ऑडिटर। यहां कंपनी में क्या हो जाएगी, कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी, और इसको एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 फिल किया जाएगा। इस कैजुअल वैकेंसी को एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 फिल किया जाएगा। अब इन्होंने एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 में कैजुअल वैकेंसी को फिल कर लिया, और मिस्टर बी को क्या अपॉइंट कर लिया, मिस्टर बी को न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, इनकमिंग ऑडिटर। मिस्टर बी को कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, मिस्टर बी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनकमिंग ऑडिटर। 30 डेज में बोर्ड ने और उसके बाद विदिन 3 मंथ्स इन्होंने मेंबर से क्या करवा लिया, रेक्टिफाई करवा लिया। तो मिस्टर बी को क्या अपॉइंट कर लिया, इनकमिंग ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। तो अब क्या कहा गया, आपको कहा गया मिस्टर बी के लिए स्पेसिफिकली ये क्लॉज बनाया गया, क्योंकि मिस्टर बी आएंगे, मिस्टर बी इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करेंगे और ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, एज द केस में भी अब पढ़ते हैं। ठीक है, मिस्टर बी इनकमिंग ऑडिटर थे। अब कहा गया इनकमिंग ऑडिटर आपको बताना है, जो आउट गोइंग ऑडिटर गया है उसने जो इश्यूज रेज किए थे, सबसे पहले तो ऑडिटर आपको बताना है क्या कंपनी
कंपनी में, क्या कंपनी में ऑडिटर ने रिजाइन किया है? अगर किया है तो इनकमिंग ऑडिटर, जो आउटगोइंग ऑडिटर ने इश्यूज रेज किए थे, क्या रेज किए थे? इश्यूज रेज किए थे, ऑब्जेक्शंस रेज की थी, कंसर्न्स थे, जो भी इनका आउटगोइंग ऑडिटर के कंसर्न्स थे, ऑब्जेक्शंस थे, इश्यूज थे, क्या आउटगोइंग ऑडिटर आपने उसको कंसीडर किया है या नहीं किया? क्या कंपनी में ऑडिटर ने रिजाइन किया है? वेदर द रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्या कंपनी में रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हुआ है? अगर हुआ है तो मिस्टर बी जो आप आ रहे हो, क्या जो आउटगोइंग ऑडिटर है, क्या जो आउटगोइंग इनकमिंग ऑडिटर, आप बताओ क्या आउटगोइंग ऑडिटर ने जो इशू रेज किए थे, जो उसके कंसर्न्स थे, जो उसकी ऑब्जेक्शंस थी, क्या आपने उसको कंसीडर किया है या नहीं किया? क्विकली पढ़ते हैं फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन, ऑडिटर पहले तो बताओ क्या कोई रेजिग्नेशन हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का? अगर हुआ होगा तो कैजुअल वैकेंसी होगी, अगर हुआ है तो क्या ऑडिटर जो इनकमिंग ऑडिटर है, क्या आपने कंसीडर किए हैं? क्या क्या कंसीडर किए हैं? जो इश्यूज, जो ऑब्जेक्शंस, जो कंसर्न्स रेज किए थे आउटगोइंग ऑडिटर ने, क्या आपने उसके इश्यूज, ऑब्जेक्शंस और कंसर्न्स को कंसीडर किया है या नहीं किया? इनकमिंग ऑडिटर आपको देखना है, इनकमिंग आउटगोइंग ऑडिटर आपको क्या कर रहा है? आपको इनकमिंग ऑडिटर के इश्यूज को, कंसर्न्स को, ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करना है। तो ऑडिटर आप बताओ क्या आपने किया है या नहीं किया? आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। क्या कहा पहले तो बताओ, क्या कंपनी में रेजिग्नेशन हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का? अगर हुआ है तो आउटगोइंग ऑडिटर ने जो कंसर्न्स, जो इश्यूज, जो ऑब्जेक्शंस रेज की थी इनकमिंग ऑडिटर, आपने उसको कंसीडर किया है या नहीं किया? आप बताओ जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा, जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा, जब भी ऑडिटर क्या करेगा? रिजाइन करेगा। हमारे केस ले लेते हैं, हमारे केस में किसने रिजाइन किया? हमारे केस में किसने रिजाइन किया? हमारे केस में मिस्टर ए ने रिजाइन किया। हमारे केस में किसने रिजाइन किया? हमारे केस में मिस्टर ए ने रिजाइन किया। चलो अब जब मिस्टर ए रिजाइन करता है, जब भी देखो सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 ऑडिटर को रिजाइन करने का क्या देता है? राइट देता है। ऑडिटर हैज टू रिजाइन, ऑडिटर कैन रिजाइन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर। चलो ऑडिटर ने सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 में क्या कर लिया? रिजाइन कर लिया। और सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 में ऑडिटर की क्या दी हुई है? ड्यूटी दी हुई है कि ऑडिटर जब भी आप रिजाइन करोगे, आपको एक तो किसको बताना पड़ेगा? कंपनी को बताना पड़ेगा। दूसरा ऑडिटर आपको एडीटी 3 में विद इन 30 डेज आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, जिसमें ऑडिटर पूरे रीजंस बताता है और कोई भी फैक्ट बताता है जो ऑडिटर को लगता है। और दूसरा गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर आपको सीएजी को भी बताना पड़ता है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सीएजी को भी बताना पड़ता है। तो ये किसकी ड्यूटी होती है? जो भी आउटगोइंग ऑडिटर है उसकी ड्यूटी है कि उसको कंपनी को बताना है, एडीटी 3 फाइल कर रहे हैं, और उसको सीएजी को भी बताना है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन जो इनकमिंग ऑडिटर है हमारे केस में मिस्टर बी, हमारे केस में जो इनकमिंग ऑडिटर है मिस्टर बी, इसकी ड्यूटी है एज पर द कोड ऑफ एथिक्स, एज पर द आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स, एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज पर द प्रोफेशनल एथिक्स, एज पर प्रोफेशनल एथिक्स, एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज पर द आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स, मिस्टर बी को क्या करना होता है? कम्युनिकेट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है विद प्रीवियस ऑडिटर। इसको प्रीवियस ऑडिटर के साथ क्या करना होता है? इसको प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना होता है बिफोर एक्सेप्टिंग पोजीशन एज एन ऑडिटर। इसको एज एन ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट करने से पहले इसको कम्युनिकेट करना होता है किससे? प्रीवियस ऑडिटर से। तो इनकमिंग ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग पोजीशन एज एन ऑडिटर। क्लियर हुई बात? अब सुनना, अब एक जो लिस्टेड कंपनीज है ना उनको सेबी गवर्न करता है। तो जो भी लिस्टेड एंटिटीज हैं, जो भी लिस्टेड एंटिटी हैं, तो सेबी ने क्या इशू किया हुआ है? सर्कुलर इशू किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस। सेबी ने क्या इशू किया हुआ है? सर्कुलर इशू किया हुआ है। और फाइनल में तो स्पेसिफिकली ये टॉपिक भी है, सेबी सर्कुलर ऑन रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फ्रॉम लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल सब्सिडरीज। तो अगर कभी भी लिस्टेड एंटिटी से कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिजाइन करता है तो इस सेबी सर्कुलर में एक अनेक्सर 1 दिया हुआ है। लिस्टेड कंपनी की ड्यूटी है कि उसको ऑडिटर से क्या लेना होता है? अनेक्सर 1 लेना होता है। ये लिस्टेड एंटिटी ऑडिटर से जो भी आउटगोइंग ऑडिटर होता है, जो भी ऑडिटर रिजाइन कर रहा होता है, उसको आउटगोइंग ऑडिटर से क्या लेना होता है? अनेक्सर 1 लेना होता है। एक फॉर्म है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है अनेक्सर 1 में, तो लिस्टेड एंटिटी को अनेक्सर 1 लेना होता है। देखो जब भी ऑडिटर रिजाइन करता है तो
तो अनेक्सर 1 ने अनेक्सर 1 लेना होता है, अनेक्सर ए लेना होता है जिसमें इंफॉर्मेशन ऑफ रेजिग्नेशन होती है। ये सेबी का सर्कुलर है कि लिस्टेड एंटिटी को ऑडिटर जो रिजाइन कर रहा है उससे अनेक्सर ए के फॉर्मेट में उसको सारी डिटेल्स लेनी होती हैं। देखो इसमें डिटेल्ड रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन दिख रहा है, डिटेल्ड रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन कि ऑडिटर क्यों रिजाइन कर रहा है, प्रॉपर रीजंस दिए जाते हैं कि ऑडिटर क्यों रिजाइन कर रहा है। अगर कोई कंसर्न्स हैं उसके, ठीक है, प्रायर टू द रेजिग्नेशन ये भी होती है, उसने कोई इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की थी जो उसे नहीं मिले, उससे जो एविडेंसेस नहीं मिले, तो ऑल डिटेल्स आर गिवन इन दिस अनेक्सर 1। और ये कब लेना होता है, ये लेना होता है जब वो क्या करता है, जब ऑडिटर रिजाइन करता है तो लिस्टेड एंटिटी को ये अनेक्सर ए किससे लेना होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से लेना होता है जो रिजाइन करता है। अब जो इनकमिंग ऑडिटर है, जो कौन है, इनकमिंग ऑडिटर, वो एक तो कंपनी से क्या लेगा, एक तो कंपनी से जो आउटगोइंग ऑडिटर ने क्या दिया होगा, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन दिया होगा, कंपनी को क्या दिया होगा, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन दिया होगा कंपनी की मैनेजमेंट को, वो ले लेगा। ऑडिटर एडीटी 3 की कॉपी ले लेगा और ऑडिटर अनेक्सर ए की कॉपी ले लेगा। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी के केस में वो लिस्टेड एंटिटी से किसकी कॉपी ले लेगा, अनेक्सर ए की कॉपी ले लेगा। और वो अपनी ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट करने से पहले उसने कम्युनिकेट किया होगा प्रीडिसेसर ऑडिटर से, प्रीवियस ऑडिटर से। तो अल्टीमेटली जो भी उसने इश्यूज रेज किए थे, जो भी उसने कंसर्न्स रेज की थी और जो भी उसकी ऑब्जेक्शन थी, ऑडिटर उसको कंसीडर करेगा और ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि उसने कंसीडर किया है या कंसीडर नहीं किया। क्लियर हुई बात। तो इसके तो 2 पार्ट हैं। सबसे पहले तो ऑडिटर बताओ क्या रेजिग्नेशन हुआ है, अगर रेजिग्नेशन नहीं हुआ तो ऑडिटर कहेगा देयर हैज बीन नो रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और अगर हुआ है यस देयर हैज बीन रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड ऑडिटर हैज कंसीडर्ड द कंसर्न्स, ऑब्जेक्शंस एंड इश्यूज रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। ये हो गया आपका क्लॉज खत्म। 18 नंबर क्लॉज। इनकमिंग ऑडिटर क्या ऑब्टेन कर लेगा, कॉपी ऑफ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन जिसमें रीजंस होते हैं कि वो ऑडिटर क्यों रिजाइन कर रहा है, फॉर्म एडीटी 3 की कॉपी ले लेगा। लिस्टेड एंटिटी के केस में इनकमिंग ऑडिटर अनेक्सर ए की कॉपी ले लेगा फ्रॉम द लिस्टेड एंटिटीज। क्लियर हुई बात, पक्का। चलो ये हो गया आपका क्लोज नंबर 18, छोटा सा क्लॉज था। अब आते हैं क्लोज नंबर 19। 17 किस पे था, कैश फ्लोज। क्या कैश फ्लोज हुआ है करंट ईयर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर में या इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर हुआ है तो अमाउंट बता दो। और क्लोज नंबर 18 किस में था, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ड्यूरिंग द ईयर रिजाइन किया है, अगर किया है तो जो भी आउटगोइंग ऑडिटर ने कंसर्न रेज किए थे, इश्यूज रेज किए थे, ऑब्जेक्शंस रेज की थी, आपने इसको कंसीडर किया है या नहीं किया। ये हो गया आपका क्लॉज नंबर 18। नाउ कमिंग टू क्लोज नंबर 19, that is material uncertainty। क्लोज नंबर 19 आपका किस पे है, material uncertainty। क्लोज नंबर 19 आपका किस पे है, material uncertainty। क्लोज नंबर 19 आपका किस पे है, material uncertainty। आप बताओगे मुझे, एक सेकेंड, आप बताओगे मुझे मटेरियल अनसर्टेनिटी का क्या आपने कभी पहले वर्ड सुना हुआ है, क्या आपने कभी मटेरियल अनसर्टेनिटी, क्या आपने कभी मटेरियल अनसर्टेनिटी वर्ड सुना हुआ है। मटेरियल बिल्कुल सुना हुआ है मैडम, कौन से ऐसे में मटेरियल अनसर्टेनिटी वर्ड सुना हुआ है, हमने मटेरियल अनसर्टेनिटी वर्ड सुना हुआ है ऐसे 570, ऐसे 570, essay 570, whether any material uncertainty exists. Auditor has to evaluate whether any material uncertainty exists that creates significant doubt about entity ability to whether any material uncertainty exists due to events or conditions which may cause significant doubt on entity ability to continue as going concern। तो जब हम ऐसे 570 पढ़ते हैं तब हम मटेरियल अनसर्टेनिटी पढ़ते हैं, हम मटेरियल अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ, जब मैं 570 करवाती हूँ, ए पर्सन इज ऑन ईसीजी, उसकी ईसीजी कह रही हूँ, सॉरी, हार्ट बीट्स ऐसे है। अब ये पर्सन बस अभी डेड नहीं हुआ, बस चांसेस हैं, अब
खतरा है, पता नहीं पर्सन बचेगा या नहीं बचेगा, देयर आर द चांसेस कि पर्सन बचेगा या नहीं बचेगा। इन द सेम वे क्या कंपनी में मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है। तो ऑडिटर आपको 4 प्रोसीजर्स करने हैं। कितने प्रोसीजर्स करने हैं? 4 प्रोसीजर्स करने हैं। ऑडिटर आपको कितने प्रोसीजर्स करने हैं? 4 प्रोसीजर्स करने हैं। रोका ऑडिटर आपको कितने प्रोसीजर्स करने हैं? 4 प्रोसीजर्स करने हैं। रोका क्या करने हैं? रोका क्या करने हैं? रोका। ऑडिटर आपको फाइनेंशियल रेशियोज कंप्यूट करनी है। क्या कंप्यूट करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, ऑन द बेसिस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन accompanying the financial statement, on the basis of auditors knowledge, on the basis of auditors knowledge, on the basis of auditors knowledge of board of directors and management plans and management plans and management plans, on the basis of the most important, on the basis of aging and expected dates, on the basis of aging and expected dates of realization of financial assets of real, अभी समझाती हूँ, on the basis of realization of financial assets and payments of liabilities and expected date of payments of liabilities। ऑडिटर आपको कंसीडर करना है on the basis of financial ratios, on the basis of other information। ऑडिटर आपको कंसीडर करना है on the basis of, ऑडिटर आपको कंसीडर करना है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, ऑन द बेसिस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन अकम्पेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर नॉलेज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट प्लान्स और एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ऑडिटर आपको देखना है कहीं कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है। ऑडिटर आपको बताना है दैट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, दैट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, क्या नहीं है? अनसर्टेनिटी नहीं है। क्या नहीं है? अनसर्टेनिटी नहीं है कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज को मीट कर पाएगी, अपनी लायबिलिटीज को क्या कर पाएगी? मीट कर पाएगी। जो लायबिलिटीज ड्यू हो रही हैं विद इन 1 ईयर ऑफ बैलेंस शीट डेट, जो लायबिलिटीज ड्यू हो रही हैं विद इन 1 ईयर ऑफ बैलेंस शीट डेट। अभी समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर आप ऑडिट करने गए, ऑडिटर आप ऑडिट करने गए फाइनेंशियल ईयर, ऑडिटर आप ऑडिट करने गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, आपका एसए में भी है। फॉर एग्जांपल ऑडिटर आप ऑडिट करने गए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, ये आपका क्या है? फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। अब ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन की। फॉर एग्जांपल हमारे केस में ऑडिटर आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन की, ऑडिटर आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन की 1 अगस्त, हम लेते हैं 30 जून, या हम लेते हैं 1 जून। ऑडिटर आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन की 1 जून 2025 को, ऑडिटर आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन की 1 जून 2025 को। अब 1 ईयर कब होगा? बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट डेट है, बैलेंस शीट डेट से 1 ईयर, बैलेंस शीट डेट से 1 ईयर। फॉर एग्जांपल हमारे केस में बैलेंस शीट डेट से 1 ईयर कब होगा? 31 मार्च 2026। देखो क्या कहा ऑडिटर, आपने जो प्रोसीजर्स किए हैं अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, देखो सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी तो करता है ऑडिटर, फैक्ट्स बिकेम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द events occurring after the date of financial statement, after the date of financial statement till the date of audit report, after the balance sheet date till the date of audit report। तो ऑडिटर ऐसे 560 में subsequent events के procedures भी करता है ना। events occurred subsequent events occurred between the date of financial statement date till the date of audit report date। ऑडिटर बिल्कुल ऐसे 560 के procedures करता है for subsequent इवेंट्स, फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट। अब ऑडिटर आपने ऑडिट रिपोर्ट तक जो प्रोसीजर्स किए हैं, चाहे ऐसे 560 में ऑडिट रिपोर्ट तक आपने ऐसे 560 के भी प्रोसीजर्स किए होंगे, ऑडिटर आपने अपने नॉर्मल प्रोसीजर्स भी किए होंगे। तो ऑडिटर आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स का इफेक्ट को भी कंसीडर करो और आप बताओ क्या जो लाइबिलिटीज कंपनी की ड्यू हो रही हैं नेक्स्ट ईयर, जो लाइबिलिटीज कंपनी की ड्यू हो रही हैं विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट,
जो लाइबिलिटीज एक साल में ड्यू हो रही हैं, क्या कंपनी उसे मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या अनसर्टेनिटी तो नहीं है, अनिश्चितता तो नहीं है कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को मीट नहीं कर पाएगी, कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को मीट नहीं कर पाएगी? आप एक बात बताओ, अब बहुत अच्छी कंपनी की ऑडिट करने के, फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, आप बहुत अच्छी कंपनी जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स में है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, अल्टीमेटली वहां तो ऑडिटर को स्पेसिफिकली ज्यादा प्रोसीजर्स नहीं करने पड़ेंगे, ऑडिटर डायरेक्टली ही कह देगा कि कंपनी विल बी एबल टू मीट इट्स लाइबिलिटीज। और अल्टीमेटली एक और बात, ऐसे 570 में आप सिमिलर प्रोसीजर्स ऑलरेडी कर चुके होते हो, यहाँ तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल दी, ऑडिटर आपको रिपोर्ट करना है कि बैलेंस शीट डेट के अगले एक साल तक जो भी कंपनी की लाइबिलिटीज ड्यू है कि कंपनी उसे मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आपने अपने ऑडिट रिपोर्ट डेट तक जो प्रोसीजर्स किए हैं उनके आधार पर ऑडिटर आपको बताना है, कहीं अनिश्चितता तो नहीं है कि कंपनी अपने आने वाले आगे एक साल की लाइबिलिटीज नहीं पे कर पाएगी। अगर कर पाएगी तो ऑडिटर लिख देगा कंपनी देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, और ऑडिटर लिख देगा कि कंपनी विल बी एबल टू रियलाइज टू पे इट्स लाइबिलिटीज टू इट्स लाइबिलिटीज। अगर नहीं तो ऑडिटर नेगेटिव कमेंट देगा। और इसमें ऑडिटर आपको 4 प्रोसीजर्स करने हैं। एक तो ऑडिटर आपको क्या कंप्यूट करनी है, फाइनेंशियल रेशियोज। ऑडिटर इनकी की फाइनेंशियल रेशियोज, फॉर एग्जांपल इनकी लिक्विडिटी रेशियोज करके देखेगा, इनकी करंट एसेट्स, इनकी करंट एसेट्स रेशियो, इनकी एसेट टेस्ट रेशियो होगी, इनकी करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। तो ऑडिटर इनकी फाइनेंशियल रेशियोज देखेगा कि कहीं एडवर्स तो नहीं है। दूसरा, ऑडिटर आपको क्या करना है, अदर इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो गई, एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टर्स रिपोर्ट आते हैं, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस आते हैं। तो ऐसे 720 में ऑडिटर अदर इंफॉर्मेशन प्रोसीजर्स भी करता है। तो अदर इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को मिली है एनुअल रिपोर्ट्स में, जो अदर इंफॉर्मेशन मिली है उनके आधार पर, और ऑडिटर की नॉलेज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट प्लान्स। फॉर एग्जांपल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और कंपनी कहती है कि हमारी होल्डिंग कंपनी हमारी ऑब्लिगेशंस मीट करेगी, तो ऑडिटर आपकी क्या नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजमेंट प्लान्स। और दूसरा, ऑडिटर एजिंग करेगा, इट इज वेरी एजिंग एंड expected dates of realization of financial assets and payment of liabilities। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये इनके डेटर से पैसा आएगा 9 मंथ्स बाद, इनके डेटर से पैसा आएगा 9 मंथ बाद। ये ऑडिटर ने एजिंग से देखा कि कब डेटर से पैसा आएगा, कि फॉर एग्जाम्पल इनका क्रेडिट पीरियड है 9 मंथ्स, तो ऑब्वियसली जो 31 मार्च को डेटर्स होंगे तो पूरा एजिंग से देखेगा कि कब डेटर से पैसा आने वाला है, कब इनको फाइनेंशियल एसेट से पैसा आने वाला है। और फिर ऑडिटर देखेगा कि इनको लाइबिलिटी कब पे करनी है, कब इनको पेमेंट करनी है लाइबिलिटीज की। फॉर एग्जांपल लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है आफ्टर 1 मंथ और डेटर से पैसा आएगा आफ्टर 9 मंथ्स, तो ऑब्वियसली क्या होगा, देयर आर द चांसेस कि कंपनी क्या करेगी, डिफॉल्ट कर सकती है, क्योंकि पेमेंट करनी है आफ्टर 1 मंथ और पेमेंट करनी है आफ्टर 1 मंथ और रिसीट्स होंगी आफ्टर 9 मंथ्स। तो ऑडिटर आपको देखना है कब एक्सपेक्टेड डेट्स की, कब इनको एसेट से पैसा रियलाइज होगा और कब इनको पेमेंट करनी है। अगर इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो देयर आर द चांसेस कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज मीट नहीं कर पाएगी। क्लियर हुई बात? एक बार पढ़ते हैं फिर बहुत अच्छे से समझाऊंगी। देखो, ऑडिटर आपको किसके आधार पर, ऑडिटर आपको 4 प्रोसीजर्स करने हैं। ऑडिटर आपको फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की, कंपनी के पास कब पैसा रियलाइज होगा और कब कंपनी को पेमेंट करनी है अपनी लाइबिलिटीज की। अदर इंफॉर्मेशन, एनुअल रिपोर्ट्स में डायरेक्टर रिपोर्ट्स होती हैं, आपका मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस होते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट्स में जो भी अदर इंफॉर्मेशन है अकम्पनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर आप उसको कंसीडर करोगे। और ऑडिटर की क्या नॉलेज है ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट प्लान्स, क्या मैनेजमेंट के प्लान्स फिजिबल भी हैं या नहीं है, व्हाट आर द मैनेजमेंट प्लान्स। ऑडिटर आपको इनको ध्यान में रख के बताना है कि ऑडिटर आपके ओपिनियन में कहीं कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कहीं कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो मतलब ऑडिटर आप ये रिपोर्टिंग कब कर रहे हो, ऑडिट रिपोर्ट डेट तक कहीं कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है। क्या ऑडिटर आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी कंसीडर करना है, उनके आधार पर सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर करके उनके
फैक्ट को कंसीडर करके आपको ऑडिटर बताना है क्या कंपनी कैपेबल है ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटीज, क्या कंपनी अपनी लायबिलिटीज मीट कर पाएगी जो एग्जिस्ट करती हैं बैलेंस शीट डेट पे, एंड व्हेन दे फॉल ड्यू विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, जो भी लायबिलिटीज इनको अगले 1 साल में पे करनी है, फाइनेंशियल ईयर जिस दिन खत्म होगा, मैंने जो बैलेंस शीट डेट है फाइनेंशियल ईयर की उसके 1 साल में जो भी लायबिलिटीज इन्हें पे ऑफ करनी है, क्या वो इन्हें पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऑडिटर आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट डेट तक ये बात देखनी है, क्या कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये है कंपनी की बैलेंस शीट डेट। आपका फाइनेंशियल ईयर क्या था 24-25, ये क्या है 31 मार्च 2025। इसके 1 साल में जो भी लायबिलिटीज ड्यू होने वाली हैं, जो भी लायबिलिटीज क्या है ड्यू होने वाली हैं, ऑडिटर आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट डेट तक, फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट साइन की 1 जून 2025, इस दिन तक, इस दिन के इवेंट्स को भी कंसीडर करके, इस दिन के भी सभी इवेंट्स को कंसीडर करके ऑडिटर आपको बताना है क्या जो भी लायबिलिटीज अगले 1 साल में कंपनी की ड्यू होने वाली है, क्या कंपनी अपनी लायबिलिटीज को मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कहीं डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, ऑडिटर आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो, ऑडिटर आप क्या कर रहे हो, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो 1 जून 2025 को, फाइनेंशियल ईयर क्या था 31 मार्च 2024-25। अब एक बात बताओ, ये आपका अभी आगे के मान लो 9 मंथ्स पेंडिंग है, जितने भी मंथ्स पेंडिंग है 9 मंथ्स पेंडिंग है। अब ऑडिटर क्या आप गारंटी दे सकते हो कि हाँ कंपनी अपनी लायबिलिटीज पे करेगी करेगी, क्या ऑडिटर भविष्य वक्ता हो, क्या ऑडिटर आप गारंटी दे रहे हो कि कंपनी लायबिलिटीज पे करेगी ही करेगी। ऑडिटर अब सभी क्या निश्चिंत, सभी निश्चिंत हो गए, जो भी जिनकी लायबिलिटीज ड्यू थी सभी निश्चिंत। ऑडिटर ने लिख दिया कंपनी पे करेगी तो मतलब हमें मिलेगा ही मिलेगा। ऑडिटर कहता है हम गारंटी नहीं दे रहे, हम गारंटी नहीं दे रहे, हम कोई फ्यूचर वायबिलिटी पे कमेंट नहीं कर रहे, हम कोई फ्यूचर वायबिलिटी पे कमेंट नहीं कर रहे, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे। हाँ, सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करके हम इतना कह सकते हैं कि लगता है। ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ऑडिटर कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं देता, और ये बात हम ऐसे 200 में भी पढ़ते हैं कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है। दूसरा, ऑडिटर फ्यूचर वायबिलिटी पे अपना ओपिनियन नहीं देता। अब ऑडिटर भविष्य वक्ता तो है नहीं, कोई भी घटना घटित हो सकती है। ऑडिटर कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सिनेरियोस टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ऑडिटर कह सकता है कि मेरी अटेंशन में ऑडिटर नेगेटिव रिपोर्टिंग करेगा, इसमें ऑडिटर नेगेटिव टाइप की रिपोर्टिंग करेगा। इसमें ऑडिटर क्या कहेगा, इन माय ओपिनियन नथिंग हैज कम टू, ये मैं अपनी फर्स्ट क्लास में ये लैंग्वेज करवाती होती है जब हम रिव्यू की बात करते हैं। ऑडिटर कहेगा नथिंग हैज कम टू, मतलब ऑडिटर यहां कौन सी एश्योरेंस देगा, ऑडिटर यहां मॉडरेट एश्योरेंस देगा, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देगा। ऑडिटर कहेगा नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, जब हम ऑडिट कर रहे थे हमारे ऑडिट रिपोर्ट डेट तक कोई भी ऐसी बात अटेंशन में नहीं आई, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन कि जिससे हमें लगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, और हम फ्यूचर वायबिलिटी पे ओपिनियन नहीं दे रहे। हाँ, हमें अपने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो हमें मिले उसमें हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाएगी। क्लियर हुई बात। देखो अल्टीमेटली इसमें ऑडिटर क्या करेगा, अल्टीमेटली इसमें ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा, और जो भी 1 साल के बाद, जो भी 1 साल फाइनेंशियल ईयर के विद इन 1 ईयर जो भी लायबिलिटीज ड्यू होने वाली होंगी, विद इन 1 ईयर जो भी लायबिलिटीज क्या होने वाली होंगी, ड्यू होने वाली होंगी, जो भी लायबिलिटीज क्या होने वाली होंगी, ड्यू होने वाली होंगी। ऑडिटर आप ऑडिट करने गए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो 31 मार्च 2025 के जो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर जो भी लायबिलिटीज क्या हो रही होंगी, जो भी लायबिलिटी ड्यू होंगी, और ऑडिटर देखेगा कि कब कब इन्हें फाइनेंशियल एसेट से पैसा क्या होगा, रियलाइज होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइजेशन ऑडिटर कंक्लूड करेगा क्या कंपनी अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ कर
पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन ऑडिटर गारंटी नहीं देगा कि हाँ कंपनी लायबिलिटीज पे कर पाएगी ही कर पाएगी। इसमें ऑडिटर मॉडरेट एश्योरेंस जैसी लैंग्वेज यूज करेगा। ऑडिटर कहेगा नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, हमारी ऑडिट करते समय हमारे अटेंशन में कुछ भी ऐसा नहीं आया कि कंपनी अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाएगी। मतलब कहीं कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी का नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, इसके लिए हमारे ऑडिट करते समय हमें कोई ऐसा फैक्ट नोटिस में नहीं आया और हम कोई फ्यूचर वायबिलिटी पे ओपिनियन नहीं दे रहे। और क्या ऑडिटर जो लायबिलिटीज ड्यू हो रही होंगी और सभी फाइनेंशियल एसेट्स का एक एक रिलेट कर पाएगा? चलो, एक डेटर से पैसा आएगा इस दिन, एक क्रेडिटर को पेमेंट करनी है इतने, 1-to-1 रिलेशन इज नॉट पॉसिबल। ऑडिटर देखेगा, फॉर एग्जांपल ऑडिटर कैसे देख लेगा कि नेक्स्ट मंथ में इन्हें पे करना है 10 करोड़ और नेक्स्ट मंथ में पेमेंट कितनी होनी है 10 करोड़, रियलाइजेशन हो जाएगी 12 करोड़। तो ऑडिटर ओवरऑल बेसिस पे देखेगा कि नेक्स्ट 1 ईयर में कलेक्ट कितना होने वाला है 10 करोड़, नेक्स्ट 1 ईयर में पेमेंट कितनी करनी है 8 करोड़। तो ऑडिटर कहेगा कि हाँ कंपनी पे कर पाएगी। तो ऑडिटर ओवरऑल बेसिस पे देखेगा क्या कंपनी अपनी एक साल में आगे आने वाली एक साल में जो भी लायबिलिटीज ड्यू है क्या ऑडिटर उनको पे ऑफ कर पाए, क्या कंपनी उसको पे ऑफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। 1-to-1 रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल। तो ऑडिटर ओवरऑल बेसिस पे देखेगा कितना पैसा अगले साल में आने वाला है, कितना पैसा अगले साल में कंपनी ने देना है। तो ऑडिटर ओवरऑल बेसिस पे देखे क्लियर हुई। फटाफट पढ़ते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश 1-to-1 रिलेशनशिप। ऑडिटर 1-to-1 रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। ऑडिटर क्या करेगा, ओवरऑल बेसिस पे करेगा कि कितनी अनपेड लायबिलिटीज और कितनी फाइनेंशियल एसेट से रिलाइज होगा। ऑडिटर ओवरऑल बेसिस पे कंक्लूड करेगा। अब आते हैं रिपोर्टिंग कैसे होगी। इसमें ऑडिटर मॉडरेट एश्योरेंस जैसी लैंग्वेज यूज करेगा। अगर ऑडिटर को कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं मिली तो ऑडिटर की रिपोर्टिंग कैसे होगी, एक बार इस लैंग्वेज को गो थ्रू करो। According to the information and explanation given to us, according to the information and explanation given to us, according to the information and explanation given to us, and on the basis of auditor ने कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। ऑडिटर कहेगा हमने फाइनेंशियल रेशियोज की, हमने एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, अदर इंफॉर्मेशन, ऑडिटर्स नॉलेज तो रोका। हमने ये 4 प्रोसीजर्स किए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, हमारी अटेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे हमें लगे विच causes us to believe that any material uncertainty exists, कि हमने जितना किया हमारे नोटिस में कुछ भी ऐसा नहीं आया कि कहीं कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि कंपनी इज नॉट कैपेबल टू मीट इट्स लाइबिलिटीज जो एक साल में ड्यू है, कंपनी लाइबिलिटीज को मीट नहीं कर पाएगी, ऐसा हमारे नोटिस में नहीं आया। हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कंपनी लाइबिलिटीज को नहीं दे पाएगी, हमारे नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को नहीं पे ऑफ कर पाएगी। हाउएवर, हम कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे फ्यूचर वायबिलिटी पे, हम फ्यूचर वायबिलिटी पे ओपिनियन नहीं देते। ये तो बात हम ऐसे 200 में भी पढ़ते हैं। We further state that our reporting is based on the facts up to the date of audit report। हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें तो हमने सभी फैक्ट्स कंसीडर किए हैं टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वी आर नाइदर गिविंग एनी गारंटी नॉट एनी एश्योरेंस की कंपनी अपनी सभी लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर देगी when they fall due। तो वेरी इंपॉर्टेंट देखो, जो मुझे लगता है द लैंग्वेज ड्राफ्टिंग इज सुपर्ब। क्या कहा गया, ऑडिटर को बचाया गया, ऑडिटर के बचाव में कहा गया, ऑडिटर कह रहा है मुझे ऐसा कोई कुछ भी नहीं मिला, मुझे कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं मिली जिससे मैं कह पाऊं कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज नहीं दे पाएगी। हमने तो सभी फैक्ट्स को कंसीडर किया है टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हम फ्यूचर वायबिलिटी पे कोई गारंटी नहीं दे रहे। इट इज नाइदर ए गारंटी नोर एन एश्योरेंस कि कंपनी विल 100% डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटीज, हम इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे। हाँ, जहां तक हमने अपने प्रोसीजर्स किए इन फैक्ट्स के बेस पर हम कह रहे हैं हमें कुछ मटेरियल अनसर्टेनिटी जैसा नहीं मिला। क्लियर हुई बात। ये ऑडिटर की रिपोर्टिंग होगी। मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है, जो मुझे करवा देनी चाहिए, जो मुझे गाइडेंस नोट से लगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ऑडिटर गारंटी देता है? नो नो नो। क्या ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है? हाँ, ऑडिटर एक टाइप की एश्योरेंस दे रहा है बट गारंटी नहीं दे रहा। फिर उसके बाद ऑडिटर को अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी मिली तो ऑडिटर ऐसे
570 लगाएगा। और ऑडिटर, ये तो बात आप पढ़ लेना, अगर ऑडिटर आपको मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी तो ऑडिटर देखेगा क्या मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स किए हैं या एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स नहीं किए। अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स दिए हैं तो ऑडिटर अपना ओपिनियन तो अनक्वालिफाइड देगा, लेकिन ऑडिटर एक पैरा देता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, दैट इज मटेरियल अनसर्टेनिटी MU रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, MU रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, MU मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा देता है। तो ऑडिटर ऐसे 570 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करेगा। अगर ऑडिटर आपको मटेरियल अनसर्टेनिटी मिली तो ऑडिटर आप ऐसे 570 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करोगे, और यहाँ भी ऑडिटर बता देगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। क्लियर हुई बात? पक्का? चलिए आगे। ये था आपका क्लोज नंबर। हमने कौन सा क्लोज नंबर कर लिया? हमने क्लोज नंबर 17 कर लिया। उसके बाद हमने क्लोज नंबर 18 कर लिया। अब हमने कर लिया क्लोज नंबर 19। क्लोज नंबर 18 किस पे था? क्लोज नंबर 17 किस पे था? क्लोज नंबर 17 था कैश लॉसेस पे। किस पे था? कैश लॉसेस पे। 19 किस पे था? 18 किस पे था? रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्या कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन किया है। और 19 आपका किस पे था? मटेरियल अनसर्टेनिटी। ये हो गया हमारा 19 नंबर क्लॉज। अब आ जाइए 20 नंबर clause, that is on CSR, corporate social responsibility। किस पे है? CSR। किस पे है? CSR। आप बताओ फटाफट, कौन सी कंपनीज को CSR कमेटी बनानी पड़ती है? कौन सी कंपनीज के ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है? कौन सी कंपनीज को CSR कमेटी बनानी पड़ती है? 500,005, मुझे तो ऐसे याद है 500,005। अगर किसी भी कंपनी का नेटवर्थ, अगर किसी भी कंपनी का नेटवर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़, और अगर उनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, या फिर उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर कभी भी ये लिमिट, कोई भी एक लिमिट ज्यादा हो गई, तो उन्हें CSR कमेटी बनानी पड़ती है। उन्हें CSR कमेटी बनानी पड़ती है। और उन्हें 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, उन्हें 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 financial year, average net profit 2% of average net profit of immediately 3 preceding financial year। उन्हें CSR एक्टिविटीज, जो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज डिफाइन है, उन्हें उस शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज डिफाइन है, उन्हें वहां CSR में पैसा स्पेंड करना पड़ता है। उन्हें उस CSR एक्टिविटीज में मनी स्पेंड करना पड़ता है जो एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब की गई हैं शेड्यूल 7 में। 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए अभी 3 फाइनेंशियल ईयर्स नहीं हुए, टिल द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड इट्स 3 फाइनेंशियल, तो जितने ईयर्स उन्हें इनकॉर्पोरेट हुए हैं उतने ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 2% उन्हें CSR एक्टिविटीज जो शेड्यूल 7 में डिफाइन है वहां उन्हें मनी स्पेंड करना पड़ेगा। CSR एक्टिविटीज में उन्हें मनी स्पेंड करना पड़ेगा। कितना? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाई, अगर कंपनी 2% मनी स्पेंड नहीं कर पाई, अगर कंपनी 2% मनी स्पेंड नहीं कर पाई, तो सेक्शन 135 का 5 प्रीवेल हो जाएगा और सेक्शन 135 का 6 प्रीवेल हो जाएगा। और यही रिपोर्टिंग इस क्लॉज में करनी है। सेक्शन 135 5, सेक्शन 135 सबसेक्शन 6, और सेक्शन 135 है किस पे? CSR। किस पे है? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सेक्शन 135 में ही लिखा हुआ है कि और कंपनीज जिनका टर्नओवर, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उन्हें CSR कमेटी बनानी है। और उन्हें 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, उसका 2% उन्हें क्या करना है? उन्हें CSR एक्टिविटीज में वो पैसा स्पेंड करना है जो शेड्यूल 7 में प्रिस्क्राइब्ड है, और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाई, अगर कंपनी के पास क्या अनस्पेंट अमाउंट, फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, इसने CSR
इनके ऊपर क्या था, एप्लीकेबल था, बिल्कुल CSR कमेटी इन्होंने बना रखी थी, CSR इनके ऊपर क्या था, सेक्शन 135 इनके ऊपर क्या था, एप्लीकेबल, और इनकी CSR कमेटी थी। फिर इन्होंने निकाला 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर कंपनी को 3 साल बने नहीं हुए तो जितने साल हुए हैं उसका एवरेज नेट प्रॉफिट ये निकल कर आया फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़। 2% कितना आया, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर का 2% अमाउंट कितना निकल कर आया, 2% आया। तो इनको एज पर सेक्शन 135 इन्हें 5 करोड़, कंपनी को 5 करोड़ कहाँ स्पेंड करना था, CSR में स्पेंड करना था। लेकिन कंपनी ने कितना स्पेंड किया, कंपनी ने स्पेंड किया 3 करोड़। अभी 2 करोड़ अमाउंट क्या है, अनस्पेंड। अभी 2 करोड़ अमाउंट एंटिटी स्पेंड नहीं कर पाई। तो इस 2 करोड़ का क्या किया जाए, जो अनस्पेंड अमाउंट है, जो क्या है अनस्पेंड अमाउंट, हमारे केस में 2 करोड़, जो अनस्पेंड अमाउंट है हमारे केस में 2 करोड़ रुपीस, हमारे केस में 2 करोड़ रुपीस, इस पैसे का क्या किया जाए। अगर कंपनी 2% स्पेंड नहीं कर पाई, अभी कुछ अमाउंट क्या है अनस्पेंड, तो इसका क्या किया जाए। तो फटाफट आते हैं सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 क्या कहता है और सेक्शन 135 सबसेक्शन 6 क्या कहता है, फटाफट ध्यान से देखिएगा। अगर वो पैसा किससे रिलेटेड है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, किससे रिलेटेड है, इफ द अमाउंट इज रिलेटेड टू ऑन गोइंग project, if the amount is relating to ongoing project, if the it is related to ongoing project, it is other than ongoing project, other than but is ongoing project. For example, company CSR activity के लिए hospital के लिए CSR कर रही थी, तो हॉस्पिटल 1 साल में तो बन ही नहीं जाता। तो मतलब अगर कंपनी ऐसे CSR एक्टिविटीज, CSR कमेटी ने जो CSR कमेटी की डिस्कशन से जो CSR की पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्होंने डिसाइड किया कि हम हॉस्पिटल में ये मनी स्पेंड करेंगे। अब हॉस्पिटल 1 साल में तो कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाएगा, हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करने में समय लगेगा। तो इन्होंने CSR एक्टिविटी इनकी क्या थी, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ये किस में पैसा लगा रहे थे CSR का, एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, या फिर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब जो 1 साल से ज्यादा चलता है, जिसकी वजह से ये पूरा पैसा नहीं लगा पाए। अगर इनका पैसा किससे रिलेटेड है, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ये कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा रहे थे, बस 2 करोड़ इनका क्या रहा, अनस्पेंट रहा। इट वॉज नॉट रिलेटेड टू ongoing project, ये ongoing project से related नहीं था, not related to ongoing project, other than ongoing project, not related to ongoing project। तो within 6 month, within 6 months of end of financial year, within 6 months of end of financial year, within 6 months of end of financial year, इन्हें ये मनी कहाँ ट्रांसफर करना है, इन्हें ये मनी ट्रांसफर करना है टू CSR फंड, टू CSR फंड, जो कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, शेड्यूल 7 में। तो शेड्यूल 7 के फंड में, शेड्यूल 7 के फंड में इन्हें ये पैसा स्पेंड करना, सेंड ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखो क्या कहा गया, अगर ये पैसा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं था तो इनको विद इन 6th मंथ ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फॉर एग्जाम्पल हम ऑडिट करने गए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, हम ऑडिट करने गए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, हम ऑडिट करने गए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, इनका अनस्पेंट अमाउंट कितना था, 2 करोड़ था। मान लो ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं था, तो 31 मार्च 2025 क्या हो जाएगा, एंड ऑफ फाइनेंशियल। इनको इसके विद इन 6 मंथ, मतलब इनको सितंबर मंथ के लास्ट तक इनको ये पैसा कहां ट्रांसफर करना होगा, एक CSR फंड में ट्रांसफर करना होगा, CSR फंड ऑफ शेड्यूल 7, इनको शेड्यूल 7 के फंड में ये पैसा ट्रांसफर करना होगा। मैं फटाफट आपको लैंग्वेज पढ़वाती हूँ डायरेक्टली MCA की साइट से, मैं आपको MCA की साइट से डायरेक्टली पढ़वाती हूँ। ये है सेक्शन 135, फटाफट आ जाएगी सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 के प्रोविजो पे। प्रोवाइडेड फर्दर इफ ए कंपनी, आई थिंक सो विजिबल होगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ ए कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, अगर कंपनी 2% स्पेंड नहीं कर पाई, अगर कंपनी 2% स्पेंड नहीं कर पाई तो उन्हें बोर्ड रिपोर्ट में बताना होता है और इन्हें रीजंस बताने होते हैं कि वो ये मनी क्यों स्पेंड नहीं कर पाई। एंड अनलेस
the unspent amount relates to any ongoing project unless, very important word, unless the unspent amount relates to any ongoing project. अगर जो unspent amount है वो ongoing project से relate नहीं करता, मतलब it do not relates to ongoing project, आपको इसको ट्रांसफर करना है अनस्पेंट अमाउंट को टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। तो आपको शेड्यूल 7 के फंड में इस मनी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कितने टाइम में, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर होगा, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर होगा, मतलब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ में आपको ये मनी को, आपको ये अमाउंट को ट्रांसफर करना है सीएसआर फंड में, जो कहां प्रिस्क्राइब है, शेड्यूल 7 में। क्लियर हुई बात, ये है अगर वो अमाउंट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं था। और अगर वो अमाउंट किससे रिलेटेड था, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन विद इन 1 ईयर नहीं हो जाती। तो अगर आप सीएसआर एक्टिविटीज आपने वो सिलेक्ट की थी दैट इज रिलेटिंग टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट एज में भी प्रिस्क्राइब। तो अगर आप सीएसआर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में कर रहे हो तो आपका फॉर एग्जांपल हमारे केस में कितना अमाउंट है, 2 करोड़। तो आपको क्या करना है, कंपनी को अनस्पेंट अमाउंट, जो कंपनी अनस्पेंट अमाउंट है, जो अनस्पेंट क्या है अमाउंट, इसको उन्हें कहां ट्रांसफर करना है, एक स्पेशल अकाउंट और इन शेड्यूल बैंक। ये इस पैसे को कहां ट्रांसफर करेंगे, इन एनी शेड्यूल बैंक ए स्पेशल अकाउंट। ये अनस्पेंट अमाउंट कितने डेज के अंदर, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दोबारा से लिख रही हूं, अनस्पेंट अमाउंट, जो भी क्या है अनस्पेंट अमाउंट, वो कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। जो अनस्पेंट अमाउंट है ना, उसको इनको विद इन 30 days of, within 30 days of end of financial year, within 30 days of end of financial year, इन्हें कहाँ ट्रांसफर करना है, स्पेशल अकाउंट इन एनी शेड्यूल्ड बैंक, इन एनी शेड्यूल्ड बैंक, इन एनी शेड्यूल्ड बैंक। और उस स्पेशल अमाउंट का नाम क्या होगा, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। और 3 साल तक वेट करेंगे, कितने साल तक वेट करेंगे, 3 साल तक वेट करेंगे। अगर 3 साल तक भी कंपनी वो अनस्पेंट अमाउंट अगर कंपनी ने यूटिलाइज नहीं किया, 3 साल तक यूटिलाइज करना है। अगर 3 साल तक भी आपने सीएसआर अमाउंट को यूटिलाइज नहीं किया तो विद इन एंड ऑफ, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको इसको कहां ट्रांसफर करना है, आपको इसको फंड एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, within 30 days of end of third financial year, within 30 days of end of, within 30 days of end of third financial year, within 30 days of end of third financial year आपको इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, आपको इसको ट्रांसफर करना है into CSR fund as specified in schedule 7। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया, अगर कंपनी 2% जो सीएसआर में इन्हें स्पेंड करना होता है, अगर कंपनी 2% सीएसआर में स्पेंड नहीं कर पाई, तो अगर वो अमाउंट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं था, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड के 6 मंथ के अंदर इन्हें वो शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर करना है अनस्पेंड अमाउंट। और 6 अगर वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, तो फाइनेंशियल ईयर जिस दिन खत्म हुआ उसके 30 दिन के अंदर, द मोर ऑडिटर की कारों में रिपोर्टिंग यहां तक की है जो मैं ग्रीन हाईलाइट कर रही हूं, उसके 30 दिन के अंदर आपको एक स्पेशल अकाउंट किसी शेड्यूल बैंक में खुलवाना है और उस अकाउंट का नाम होता है अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट। और यहां रिपोर्टिंग नहीं होगी बट एडिशनल बता दिया, ये मैंने आपको एडिशनल नॉलेज के लिए बता दिया, एडिशनल नॉलेज के लिए बता दिया। तो 30 दिन 3 साल तक वेट किया जाएगा। अगर 3 साल तक भी जिस दिन आपने पैसा ट्रांसफर किया था उसके 3 साल तक भी अगर आप पैसा यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो विद इन 30 डेज ऑफ एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर आपको इस अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा टू फंड एज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 7। फटाफट हम पढ़ लेते हैं डायरेक्टली। 6 एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड परसुएंट टू एनी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। अगर कोई अमाउंट अनस्पेंड था जो किससे रिलेट करता था, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से, तो आपको कंपनी क्या करना है, कंपनी
को ट्रांसफर करना है विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 30 दिन के अंदर आपको ये अनस्पेंट अमाउंट को एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना है किसी शेड्यूल बैंक में। आपको किसी भी शेड्यूल बैंक में एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना है जिसका नाम होगा अनस्पेंट CSR अकाउंट, और आपको अपने 3 साल तक इस मनी को स्पेंड करना है, आपको 3 साल तक इस मनी को यूटिलाइज करना है। और अगर आप 3 साल तक भी इस मनी को यूटिलाइज नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो कंपनी को ट्रांसफर करना है सेम टू द fund in schedule 7 within 30 days from the date of completion of third financial year। जिस दिन आपका थर्ड फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर आपको इसको 30 दिन के अंदर आपको इसको फंड प्रिस्क्राइब्ड इन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब ऑडिटर आपको यहाँ क्या रिपोर्ट करना है? ऑडिटर आपको 2 बातें रिपोर्ट करनी है। एक तो ऑडिटर आपको रिपोर्ट करना है कारों के क्लोज नंबर 20 CSR। ऑडिटर आपको क्या रिपोर्ट करना है? अगर अनस्पेंट अमाउंट था, अगर क्या था? अनस्पेंट अमाउंट था, अगर क्या था? अनस्पेंट अमाउंट था, अगर क्या था? अनस्पेंट अमाउंट था, और वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं था। अगर वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं था, अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था, तो ऑडिटर आपको देखना है क्या कंपनी ने 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 6 months of end of financial year, 6 months of within 6 months of end of financial year, क्या उसे फंड में ट्रांसफर किया है या नहीं किया? क्या इन्होंने शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर किया है या नहीं किया? फटाफट पढ़ते हैं। क्लोज नंबर 20 का पार्ट ई क्या कहता है? वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट द कंपनी हैज ट्रांसफर अनस्पेंट अमाउंट, क्या कंपनी ने अनस्पेंट अमाउंट को फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल में ट्रांसफर किया है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135 सबसेक्शन 5। तो सिंपल सी बात, आपको सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 का कंप्लायंस चेक करना है। अगर CSR का अनस्पेंट अमाउंट वाज नॉट रिलेटिंग टू अदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो उसको 6 मंथ के अंदर, क्या उन्होंने 6 मंथ के अंदर उस मनी को ट्रांसफर, उस अमाउंट को ट्रांसफर किया है टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। क्लियर हुई बात? और ये क्या है? सेक्शन 135 सबसेक्शन 6। क्या कहा? अगर अनस्पेंट अमाउंट किससे रिलेट करता था? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो क्या उन्होंने उसको स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया है या नहीं किया? तो सिर्फ आपको कहां तक रिपोर्ट करनी है? क्या उस अमाउंट को स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया है या नहीं किया? फिर 3 साल के बाद फंड वाली रिपोर्टिंग नहीं हो रही, सिर्फ हमें यहां तक देखना है क्या स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है या नहीं, और 3 साल के बाद फंड में करना है, ये हमें चेकिंग नहीं करनी। हाँ, ये लॉ मतलब सेक्शन में तो है कि हाँ ट्रांसफर करना है, बट ऑडिटर की रिपोर्टिंग सिर्फ कहां तक है कि क्या उसको 30 दिन में अनस्पेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया है या नहीं किया? क्या 30 दिन में उसे अनस्पेंट CSR अकाउंट में ट्रांसफर किया है या नहीं किया? अब एक बात आप बताओ, अगर आप ऑडिट करने गए 24-25 की, कब की ऑडिट करने गए? 24-25 की। अगर कंपनी ने 23-24 का पैसा भी CSR फंड, शेड्यूल 7 के फंड में, फॉर एग्जांपल आप ऑडिट करने गए, ध्यान से सुना, आप ऑडिट करने गए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, कंपनी को CSR करना था 5 करोड़, कंपनी ने CSR 2 करोड़ किया, 3 करोड़ क्या था? अनस्पेंट। अब इस, और मैं ये अज्यूम कर रही हूँ इट्स नॉट रिलेटिंग टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो इसको 6 मंथ्स के अंदर इन्हें कहाँ ट्रांसफ़र करना था? इन्हें इसको फंड में ट्रांसफ़र करना था। शेड्यूल 7 की कंपनी ने नहीं किया, रिपोर्ट करनी पड़ेगी, बिल्कुल रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भी कंपनी का CSR कितना था? 4 करोड़। इन्होंने कितना यूटिलाइज कर लिया? 3 करोड़। 1 करोड़ इन्होंने, इनका क्या था? अनस्पेंट। 1 करोड़ इनका क्या था? अनस्पेंट। अब 1 करोड़ को इनको 6 मंथ में ट्रांसफर करना था एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इन्होंने इस पिछले साल में भी डिफॉल्ट किया, इन्होंने प्रीवियस ईयर में भी इस प्रोविजन से कंप्लाई नहीं किया, इन्होंने प्रीवियस ईयर में भी इस प्रोविजन से कंप्लाई नहीं किया। क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल रिपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर डिफॉल्ट प्रीवियस ईयर्स में भी है तो भी ऑडिटर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने अनस्पेंट अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया, अगर कंपनी
कंपनी ने अनस्पेंट अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया, चाहे करंट ईयर में चाहे प्रीवियस ईयर्स या फिर ईयर्स में, ऑडिटर आपको अर्लियर ईयर का भी डिफॉल्ट बताना पड़ेगा। अगर अर्लियर ईयर का भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ तो ऑडिटर आपको इस क्लोज में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर पिछले साल का अनस्पेंट CSR अमाउंट अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो ऑडिटर आपको अर्लियर पीरियड्स पर भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ऑडिटर आपको अर्लियर पीरियड्स पर भी क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और ये सेक्शन अभी दिखाती हूँ, ये सेक्शन कब नोटिफाई हुआ था, ये आपका देखो 8 और 9, ये बात कहाँ लिखी हुई थी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये बात लिखी हुई है आपकी 8 और 9। देखो 8 और 9 कब इफेक्टिव हुए हैं, 8 और 9 इफेक्टिव हुए हैं 22 जैन 2021 को इफेक्टिव हो गए थे, और 22 जैन 2021 को ये जो अमेंडमेंट्स हुई थी ये इफेक्टिव हो गई थी। क्लियर हुई बात। तो अगर ये डिफॉल्ट पिछले सालों का भी है, जो कंपनी ने अनस्पेंट अमाउंट अगर पिछले सालों का भी ट्रांसफर नहीं किया तो आपको इस क्लोज में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अब बात सुनना, आप ऑडिट करने गए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, आपका पीरियड अंडर ऑडिट क्या है 24-25, तो ये क्या है 31 मार्च 2025। इस दिन 2 करोड़ इनका क्या था, अनस्पेंट अमाउंट, क्या था, अनस्पेंट अमाउंट। अब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है 1 मई 2025 को, 1 मई 2025 को। ये ऑडिटर की क्या है, ऑडिट रिपोर्ट डेट, ये ऑडिटर की क्या है, ऑडिट रिपोर्ट डेट। अब ऑडिट रिपोर्ट डेट तक 6 मंथ एक्सपायर नहीं हुए, क्योंकि कंपनी को कितने मंथ्स के अंदर, विद इन 6 मंथ ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ये अमाउंट ट्रांसफर करना होता है। अभी 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए, 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए, 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए, तो ऑडिटर कह देगा कि जब वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है, कंपनी ने अनस्पेंट, अगर कंपनी ने अभी अनस्पेंट अमाउंट ट्रांसफर कर दिया तो ऑडिटर कहेगा कि ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अगर कंपनी ने अभी अनस्पेंट अमाउंट को फंड में ट्रांसफर नहीं किया टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड 6 मंथ्स हैव नॉट बीन elapsed, और अभी 6 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए, तो ऑडिटर ये फैक्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बता देगा कि कंपनी ने अभी तक शेड्यूल 7 में फंड को ट्रांसफर, शेड्यूल 7 के फंड में अमाउंट को ट्रांसफर नहीं किया, बट एंड 6 मंथ्स हैव नॉट बीन elapsed फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और अभी 6 मंथ्स भी खत्म नहीं हुए। देख लेते हैं, अब आते हैं, देखते हैं। देखो ऑडिटर इस क्लॉज में कैसे रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर कौन सा फाइनेंशियल ईयर था, अमाउंट अनस्पेंट ऑन CSR, कितना अमाउंट अनस्पेंट था अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया विद इन 6 मंथ, और अमाउंट ट्रांसफर आफ्टर, कौन सा जो 6 मंथ में ही ट्रांसफर कर दिया और कौन सा 6 मंथ के बाद ट्रांसफर किया, तो ऑडिटर आपको बताना पड़ेगा कौन से फाइनेंशियल ईयर का। फॉर एग्जांपल 24-25 का कितना अमाउंट था, 2 करोड़, कितना 1 करोड़ इन्होंने स्पेंड कर दिया विद इन 6 मंथ और 1 करोड़ इन्होंने स्पेंड नहीं किया, तो ऑडिटर आपको डेट भी बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक इन्होंने कब ट्रांसफर किया, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 30 अक्टूबर 2000, अल्टीमेटली वैसे ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट ही साइन हो जाएगी, अगर करंट ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का होगा तो ऑडिटर यहां बता सकते हैं। और ऑडिटर सिर्फ आपको करंट ईयर पे रिपोर्ट नहीं करनी, अगर प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी अनस्पेंट है तो ऑडिटर आपको इस क्लोज में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर अर्लियर ईयर्स का अगर अमाउंट अनस्पेंट है तो ऑडिटर आपको इस क्लोज में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ऑडिटर आपको नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्लियर ईयर्स, अगर पिछले साल का एरियर है, पिछले साल का अनस्पेंट अमाउंट है तो भी ऑडिटर आपको इस क्लोज में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात। अब एक और सुनते हैं, सेक्शन 135 सबसेक्शन 5, अभी तक 6 मंथ अलैप्स नहीं हुए, ऑडिटर जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो अभी तक 6 मंथ अलैप्स नहीं हुए, 6 मंथ हैव नॉट बीन अलैप्स्ड टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिटर आपको बताना पड़ेगा, आपको एप्रोप्रिएटली इस फैक्ट को बताना पड़ेगा। देखो ऑडिटर कैसे बताएगा, कंपनी हैज नॉट ट्रांसफर्ड द अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कंपनी ने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट डेट तक कंपनी ने इस अनस्पेंट अमाउंट को फंड में ट्रांसफर नहीं किया। हाउएवर द टाइम फॉर सच ट्रांसफर दैट इज 6 मंथ, और अभी 6 मंथ भी एक्सपायर नहीं हुए, 6 मंथ भी लैप्स नहीं हुए, 6 मंथ भी लैप्स नहीं हुए,
ऑडिट रिपोर्ट डेट तक 6 मंथ भी इलैप्स नहीं हुए। ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी 1 मई को, लेकिन 6 मंथ का टाइम था तो अभी 6 मंथ इलैप्स नहीं हुए, लेकिन कंपनी ने अभी अनस्पेंट अमाउंट फंड में ट्रांसफर नहीं किया। तो ऑडिटर कह देगा कंपनी ने अनस्पेंट अमाउंट फंड में ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन अभी टाइम इलैप्स नहीं हुआ, 6 मंथ इलैप्स नहीं हुए टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिटर इस पूरे फैक्ट को डिस्क्लोज कर देगा। सेम ऐसा ही आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। तो अगर वो पैसा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, ध्यान से सुनना, अगर वो पैसा किससे रिलेटेड था, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, तो ऑडिटर आपको बताना है क्या कंपनी ने ट्रांसफर किया है अनस्पेंट अमाउंट टू द स्पेशल अकाउंट विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ऑडिटर आपको बताना है फाइनेंशियल ईयर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड कितना अमाउंट अनस्पेंट था, कितना इन्होंने 30 दिन में स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और कितना इन्होंने आफ्टर ड्यू डेट ट्रांसफर किया। और अगर डिफॉल्ट अर्लियर पीरियड्स का है तो भी यहाँ रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, यही बात मैंने आपको बताई थी कि ऑडिटर को सिर्फ 30 डेज में देखना होता है, क्या 30 डेज में इन्होंने स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया है या नहीं, क्या फिर 3 साल के बाद अगर वो एंटिटी यूटिलाइज, अगर कंपनी इसको सीएसआर के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाई तो विद इन 30 डेज ऑफ एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर उसे फंड में ट्रांसफर करना होता है। इस पॉइंट की इस कारों में रिपोर्टिंग नहीं है। कारों में सिर्फ इतना देखना है, अगर वो पैसा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड था तो क्या उसको 30 दिन में स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया है या नहीं, क्या फिर 3 साल के बाद क्या उसको फंड में ट्रांसफर किया है या नहीं, क्या ये रिपोर्टिंग कारों में नहीं है, ये रिपोर्टिंग कारों में नहीं है। और यही बात अगर 30 दिन तक फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली कभी बहुत रेयर ही होता होगा, लेकिन रिलायंस में होता है, मैं रेयर नहीं कह सकती। फॉर एग्जांपल आप ऑडिट करने गए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, आप ऑडिट करने गए फाइनेंशियल ईयर 24-25, ये है 31 मार्च 2025। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है, 10 अप्रैल 2025 को। रिलायंस के केस में अप्रैल मंथ में ही ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाती है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में ऑडिट रिपोर्ट विद इन 30 डेज, मतलब एंड ऑफ, मतलब जिस दिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके विद इन 30 डेज ही ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाती है। अब यहाँ 30 दिन एक्सपायर नहीं हुए, मतलब मान के चलो कंपनी का अनस्पेंट अमाउंट कितना था, 10 करोड़ था, लेकिन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। अब 30 दिन के अंदर इन्हें किस में ट्रांसफर करना था, स्पेशल अकाउंट में। लेकिन जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो उस दिन 30 डेज इलैप्स्ड नहीं हुए, तो ऑडिटर आपकी फैक्ट बता दोगे कि कंपनी ने अभी इस अमाउंट को स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और जिस दिन हम ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं उस दिन तक 30 डेज भी इलैप्स्ड नहीं हुए। रिलायंस के केस में ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर होता है, मान लो हो गया। अब पढ़ते हैं, देखो, द कंपनी हैज नॉट ट्रांसफर, कंपनी ने अमाउंट को स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जिस दिन तक ऑडिट रिपोर्ट डेट तक। टाइम पीरियड फॉर सच ट्रांसफर 30 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब हम ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं उस दिन तक ये 30 डेज इलैप्स्ड नहीं हुए, तो ऑडिटर इस फैक्ट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बता देगा। ये खत्म हो गया आपका 20 नंबर क्लॉज। 20 नंबर क्लॉज क्या कहता था, 20 नंबर क्लॉज आपका किस पे था, CSR किस पे था, CSR क्या क्या बातें चेक कर रही थी, 2 बातें, एक तो सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 और दूसरा सेक्शन 139 सेक्शन 135 सबसेक्शन 6। सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 135 सबसेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 क्या कहता है, अगर कंपनी कोई ऐसे CSR अमाउंट में पैसा लगा रही है दैट इज नॉट रिलेटिंग टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट नहीं करता, तो 6 मंथ ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में जो भी CSR का अनस्पेंट अमाउंट है, अनस्पेंट अमाउंट, उसको किस में ट्रांसफर करना होता है, शेड्यूल 7 में जो फंड दिए हुए हैं वहां ट्रांसफर करना होता है। तो ऑडिटर आप बताओगे क्या उस फंड में ट्रांसफर हुआ है या
नहीं। और सेक्शन 139, सेक्शन 135 सबसेक्शन 6 क्या कहता है, अगर वो अनस्पेंट अमाउंट किससे रिलेट था, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, तो उसको विद इन 30 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विद इन 30 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना होता है, एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना होता है किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में, और उस अकाउंट का नाम क्या होता है, अनस्पेंट CSR अकाउंट। तो क्या विद इन 30 डेज इन्होंने उसको शेड्यूल्ड बैंक के स्पेशल अकाउंट ओपन करके उन्होंने ट्रांसफर किया है या नहीं? क्या तो ऑडिटर आपको इन क्लॉज पे रिपोर्टिंग करनी है। ये खत्म हो गया आपका क्लोज नंबर 20। अब लास्ट क्लोज है आपका पैरा 3 क्लोज नंबर 21। आप बताना मुझे, क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, आप बताना क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कारों की रिपोर्टिंग होगी? क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कारों की रिपोर्टिंग होगी? ये हमने बिगिनिंग में भी थोड़ा सा पढ़ा था। कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू, जब हमने एप्लीकेबिलिटी की थी हमने तब भी किया था दैट कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कारो रिपोर्टिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू consolidated financial statement except clause number 21, except clause number 21। क्या कहते हैं? कारो is not applicable to CFS, कारो is not applicable to consolidated financial statement, कारो is not applicable to consolidated financial statement except clause number 21। 21 क्लॉज की 21 नंबर क्लॉज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल होगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? देखो, जो होल्डिंग कंपनी होती है, जो पेरेंट कंपनी होती है, जो होल्डिंग कंपनी होती है, अब पेरेंट कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है। अब होल्डिंग कंपनी की मान लो 2 सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरी नंबर 1, सब्सिडरी नंबर 2, और इनकी एक एसोसिएट है, एसोसिएट नंबर 1। तो जो पेरेंट कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है, वो अपनी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। एक बनाती है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक वो बनाती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। कंसोलिडेटेड में कैसे बनाई जाएंगी? कंसोलिडेटेड में पेरेंट होल्डिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल किया जाएगा, सब्सिडरी 1 की, सब्सिडरी 2 की, एसोसिएट 1 की, इन सभी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं एज पर AS एंड AS। और ये आपके सिलेबस में भी है। कंसोलिडेशन फाइनल में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है AS एंड AS। तो पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट्स के साथ मिलकर एक कंसोलिडेशन बनाई जाती है। अब आप एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग पेरेंट के ऑडिटर कौन था? मिस्टर एक्स। पेरेंट का ऑडिटर कौन था? मिस्टर एक्स। पेरेंट का ऑडिटर कौन था? मिस्टर एक्स। सब्सिडरी की कौन थे रिस्पेक्टिव ऑडिटर थे? सब्सिडरी 1 का फॉर एग्जांपल ऑडिटर था मिस्टर एस, इसका ऑडिटर था पी, इसका ऑडिटर था क्यू, इसका ऑडिटर था मिस्टर पी क्यू आर। ठीक है। एसोसिएट का ऑडिटर था आर, एसोसिएट्स का सब्सिडरी का ऑडिटर था एस एस। ये इनके ऑडिटर्स थे, ये इनके क्या थे? रिस्पेक्टिव ऑडिटर। आप एक बात बताओ, क्या सब्सिडरी कंपनी ने अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी? बिल्कुल, सब्सिडरी 1 ने अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी। तो मिस्टर ए ने इस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट रिपोर्ट दी होगी और इन्होंने कारों पे भी रिपोर्ट की होगी। मिस्टर पी ने कारों पे रिपोर्ट की होगी, सब्सिडरी 2 के रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स ने कारों पे रिपोर्ट की होगी, इन कंपोनेंट के ऑडिटर ने अपनी कारों पे रिपोर्ट की होगी। और अल्टीमेटली जो पेरेंट कंपनी का ऑडिटर है वो SS 600 भी उसने लगाया होगा यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल द यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। आप एक बात बताओ, अब सब्सिडरी के ऑडिटर्स है, एसोसिएट्स के ऑडिटर हैं, क्या इन्होंने अपनी कारों के, क्या इन रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स ने अपनी कारों की रिपोर्टिंग की होगी? बिल्कुल। कंपोनेंट के ऑडिटर, सब्सिडरी, एसोसिएट्स के जो भी ऑडिटर्स होंगे, इन सभी रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स ने अपनी कारों पे रिपोर्ट की होगी, बिकॉज कारो इज एप्लीकेबल टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब सब्सिडरी के ऑडिटर ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है और सब्सिडरी के ऑडिटर ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट की होगी तो उसने कारों पे रिपोर्ट की होगी। एसोसिएट्स कंपनी के जब ऑडिटर ने ऑडिट की होगी तो उसने कारों पे रिपोर्ट की होगी, तो उसने कारों पे रिपोर्ट की
होगी तो उसने कारों पे रिपोर्ट की होगी, कारों पे रिपोर्ट की होगी, बिल्कुल कारों पे रिपोर्ट की होगी। अब ऑडिटर पेरेंट कंपनी का ऑडिटर देखेगा, किसका? पेरेंट कंपनी का ऑडिटर देखेगा। क्या जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिनका भी कंसोलिडेशन हुआ है, जिन भी कंपनीज का, सब्सिडरीज का, एसोसिएट्स का कंसोलिडेशन हुआ है, उन किसी भी ऑडिटर ने, उन किसी भी रिस्पेक्टिव ऑडिटर ने, उन किसी भी रिस्पेक्टिव ऑडिटर ने, उन रिस्पेक्टिव ऑडिटर ने जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कंपनीज इंक्लूड की गई हैं, जिनका कंसोलिडेशन हुआ है, क्या उनके रिस्पेक्टिव ऑडिटर ने अपने कारों में, अपने कारों की रिपोर्टिंग में कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क दिया है? कोई क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क दिया है? क्या क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क दिया है? अगर दिया है तो ऑडिटर आपको डिटेल्स बतानी पड़ेंगी ऑफ द कंपनी, कौन सी कंपनी के कारों में, कौन सी कंपनी के कारों में क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क गया है, और कारों के कौन से पैरा 3 के कौन से क्लॉज में इन्होंने एडवर्स रिमार्क दिया है, तो ऑडिटर आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये है पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी की 2 सब्सिडरी है, S1 S2। फॉर एग्जांपल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई, एक तो ए लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी थी, इस को एक सब्सिडरी कंपनी थी एस लिमिटेड, एक एसोसिएट्स कंपनी थी ए लिमिटेड, ये सब्सिडरी थी, ये एसोसिएट थी। अगर मान लो सब्सिडरी के ऑडिटर ने अपने कारों की रिपोर्ट में, सब्सिडरी के ऑडिटर ने अपने कारों की रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क दिया है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि इस सब्सिडरी के एस लिमिटेड में एडवर्स रिमार्क आया है, कौन से पैरा 3 के कौन से क्लॉज में एडवर्स रिमार्क गया है, कारों के कौन से पैरा में एडवर्स रिमार्क गया है, ऑडिटर आपको बताना पड़ेगा। और अगर पेरेंट कंपनी के मतलब जो होल्डिंग कंपनी है, अगर पेरेंट कंपनी के ऑडिटर ने कारों में एडवर्स रिमार्क दिया है, अगर पेरेंट कंपनी के ऑडिटर ने कारों में क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क दिया है, वो भी बताना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन किसका होता है? पेरेंट का प्लस सब्सिडरीज का प्लस एसोसिएट्स का। देखो कंसोलिडेशन किसका होता है? सब पेरेंट का होता है। कंसोलिडेशन किसका होता है? पेरेंट कंपनी का। किसके साथ किया जाता है? सब्सिडरीज और एसोसिएट्स के साथ किया जाता है। अगर कोई भी सब्सिडरी के या फिर इन रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स ने, चाहे पेरेंट के ऑडिटर ने, चाहे सब्सिडरी के ऑडिटर ने, चाहे एसोसिएट्स के रिस्पेक्टिव ऑडिटर ने अगर अपनी कारों रिपोर्टिंग में कोई क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क दिया है, तो इस क्लोज में बताना पड़ेगा। उस कंपनी का नाम बताओ। फॉर एग्जांपल रिलायंस की मोर देन 200 सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स है, तो अब ऑडिटर पूरी 200 ऑडिट रिपोर्ट्स उठाकर पढ़ने लग जाओ। इस सब्सिडरी की ऑडिट रिपोर्ट की कारों में कोई एडवर्स रिमार्क है, बता दो। इस एसोसिएट्स में कोई एडवर्स रिमार्क है, बता दो। पेरेंट का एडवर्स रिमार्क है तो वो इसमें बताना पड़ेगा। पेरेंट का एडवर्स रिमार्क भी इस क्लॉज में बताना पड़ेगा। अगर पेरेंट का कोई क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क है, अगर पेरेंट कंपनी का कोई क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क है, वो भी बताना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। उनकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टर्नओवर कितना है? 6 लाख करोड़, इससे भी ज्यादा है प्रैक्टिकली। तो फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टर्नओवर कितना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 6 लाख करोड़। अब इसकी एक सब्सिडरी के ऑडिटर ने, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सब्सिडरी के ऑडिटर ने कारों में क्या दिया? एडवर्स रिमार्क दिया या फिर क्वालिफिकेशन दी। कितने की? 2 करोड़ की। अब आप एक बात बताओ, शायद उस सब्सिडरी के लिए वो 2 करोड़ या 10 करोड़ मटेरियल होगा, लेकिन अब कंसोलिडेटेड पर्सपेक्टिव से ये 2 करोड़ मटेरियल नहीं है, तो क्या यहां रिपोर्ट करनी पड़ेगी? द आंसर टू दिस इज यस। चाहे वो सब्सिडरी ने जो क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क दिया है वो मटेरियल है या मटेरियल नहीं है, ऑडिटर आपको कंसोलिडेशन पर्पस से मटेरियलिटी को रीवैल्यूएट नहीं करना। ध्यान से सुन लो, रीवैल्यूएट नहीं करनी मटेरियलिटी। ऑडिटर आपको कंसोलिडेटेड पर्पस के लिए कंसोलिडेशन के बेसिस पे आपने मटेरियलिटी को रीवैल्यूएट नहीं करना। जिस ऑडिटर ने नेगेटिव रिमार्क दिया, इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज मटेरियल एज द कंसोलिडेटेड पर्पस और नॉट, एज अ कंसोलिडेशन पर्सपेक्टिव,
वो मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। ऑडिटर आपको मटेरियलिटी को कंसीडर नहीं करना, जो क्वालिफिकेशन है बस बता दो, डोंट सी, आपको रीवैल्यूएट नहीं करना मटेरियल है या मटेरियल नहीं है, बस क्वालिफिकेशन है तो बता दो। ऑडिटर आपको मटेरियलिटी को कंसीडर नहीं करना। फटाफट पढ़ते हैं। वेयर देयर हैड बीन, अगर कोई क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क दिया है बाय रिस्पेक्टिव ऑडिटर इन कारो रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड इन सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी कंपनीज इंक्लूड की गई हैं, अगर उनके कारों के अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क दिया गया है तो ऑडिटर आपको कंपनी बतानी है कि किस कंपनी ने एडवर्स रिमार्क दिया है, और आपको पैराग्राफ नंबर बताना है ऑफ द कारो रिपोर्ट जिसमें क्या दिया गया है, क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क। देखो, अगर पेरेंट कंपनी की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कारों में एडवर्स रिमार्क है तो आपको यहां रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस क्लोज में उसकी रिपोर्टिंग भी होगी, पेरेंट की भी होगी, सब्सिडरी को भी होगी और एसोसिएट्स की भी होगी। ये मैंने आपको यही बताया था। पेरेंट की कारों में अगर कोई एडवर्स रिमार्क है, क्या यहां रिपोर्टिंग होगी? डेफिनेटली रिपोर्टिंग होगी। सब्सिडरी में है, यहां होगी, एसोसिएट्स में यहां होगी। और वो मटेरियल है या मटेरियल नहीं है, इसको आपको दोबारा से रीवैल्यूएट नहीं करना। फॉर कंसोलिडेशन पर्पस हो सकता है एक सब्सिडरी के लिए 10 करोड़ मटेरियल हो, बट एज अ कंसोलिडेटेड पर्पस के लिए वो 10 करोड़ मटेरियल ना हो, तो यहां आपको दोबारा से मटेरियलिटी को रीवैल्यूएट नहीं करना। जो भी क्वालिफिकेशन है डायरेक्टली कट कॉपी पेस्ट यहां कर दो। फिर हाउएवर क्वालिफिकेशन अगर कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट ने दी है, वो मटेरियल उस कंपोनेंट के लिए मटेरियल होगी, बट इस क्लोज के लिए ऑडिटर को मटेरियलिटी को दोबारा से रीवैल्यूएट नहीं करना। एवरी क्वालिफिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एवरी क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क सब्सिडरी एसोसिएट्स इन ऑडिटर्स ने दिए हैं, पेरेंट को रिपोर्ट करने पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव कि वो कंसोलिडेटेड प्रोस्पेक्टिव के लिए मटेरियल है या कंसोलिडेटेड प्रोस्पेक्टिव के लिए मटेरियल नहीं है। आपको दोबारा से मटेरियलिटी को रीवैल्यूएट नहीं करना। ईच एंड एवरी कमेंट, आइदर इट इज मटेरियल फॉर कंसोलिडेशन पर्पस और नॉट, ईच एंड एवरी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क टू बी रिपोर्टेड हियर। कैसे रिपोर्ट किया जाएगा? सीरियल नंबर, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1, जियो लिमिटेड, फॉर एग्जांपल जियो लिमिटेड सिन जो भी उसका है, ये क्या है? फॉर एग्जांपल ये क्या है? सब्सिडरी है। क्लोज नंबर, फॉर एग्जांपल पैरा 3 क्लोज नंबर 2 में एडवर्स रिमार्क गया है तो ऑडिटर आपको ऐसे रिपोर्ट करनी है। ये हो गए आपके कितने क्लॉज खत्म? ये हो गए आपके कारो 2021, कारो 2020 के 21 क्लॉजेस कंप्लीट हो गए। क्या कंप्लीट हो गए? 21 क्लॉजेस कंप्लीट हो गए। देखो मैंने इतना ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया, आई डोंट थिंक सो इसके अलावा आईसीआई में क्वेश्चन आ सकता है, आएगा भी नहीं। जितना मर्जी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर। और जब आप रिवीजन करोगे, आपका देखो क्लास चाहे आपको लगे कि काफी ज्यादा हो गई थी, बट जब आप रिवीजन करोगे आपको एक तो बहुत ज्यादा कम क्या लगेगा? टाइम, क्योंकि हम क्लास में ही मोस्टली सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और एग्जाम में कोई भी टिपिकल क्वेश्चन भी क्यों ना आ जाए, यू कैन डेफिनेटली आंसर, आप उसको आंसर कर पाओगे। टाइम जरूर लगा है बट टाइम भी रिवीजन में कम लगेगा और आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आईसीआई आपसे पूछेगा, टिपिकल टू टिपिकल क्वेश्चन को भी आप इजीली आंसर कर पाओगे। आपके डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा क्योंकि हम काफी अच्छे से कारों को कंप्लीट कर चुके हैं। क्विकली फटाफट बता दो, फर्स्ट क्लॉज किस पे था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स किस पे था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। क्लोज नंबर 2 किस पे था? क्लोज नंबर 1 ऐसे लिखते हैं, रुको। और अब हम इसके बाद हमने इसकी मेमोरी टेक्निक्स भी तो करनी है। फटाफट हम एक बारी बोलते हैं कि कौन कौन से थे 21 क्लॉजेस, फिर हम इसकी मेमोरी टेक्निक्स करेंगे। फर्स्ट नंबर क्लॉज किस पे था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स किस पे था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। क्लोज नंबर 2 किस पे था? इन्वेंट्रीज किस पे था? इन्वेंट्रीज एंड वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन एक्सीडिंग 5 करोड़। क्लोज नंबर 3 आपका किस पे था? लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। फोर्थ किस पे था? लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कंप्लायंस चेक करना था, सेक्शन 185 एंड सेक्शन 186 का। फिफ्थ नंबर क्लॉज किस पे था? पब्लिक डिपॉजिट। इसमें भी सेक्शंस थे, इसमें 73 to 76 का कंप्लायंस चेक करना था। 6 नंबर क्लॉज किस पे था? कोस्ट रिकॉर्ड्स। क्या कंपनी को कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है एज पर सेक्शन 148 सबसेक्शन
1 अगर है तो आपको यहाँ रिपोर्ट करना था। 7 किस पे था? स्टैट्यूटरी ड्यूज। 7 किस पे था? स्टैट्यूटरी ड्यूज। आपका 8 नंबर क्लॉज किस पे था? अनरिकॉर्डेड इनकम। किस पे था? अनरिकॉर्डेड इनकम। किस पे था? अनरिकॉर्डेड इनकम। आपका 9 नंबर क्लॉज किस पे था? रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। 9 नंबर क्लॉज किस पे था? रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। 10 नंबर क्लॉज आपका किस पे था? 10 नंबर क्लॉज आपका किस पे था? रीपेमेंट ऑफ ड्यूज था। और आपका 10th नंबर अनरिकॉर्डेड इनकम हो गया, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज हो गया, और आपका 10th नंबर क्लॉज किस पे था? आपका 10th नंबर क्लॉज था मनी रेज। अगर कोई मनी रेज किया गया है बाय वे ऑफ आईपीओ, एफपीओ या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट, इसमें भी आपको सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 का कंप्लायंस चेक करना था इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लोज नंबर 11 किस पे था? फ्रॉड पे था। क्लोज नंबर 11 किस पे था? फ्रॉड पे। क्लोज नंबर 12 आपका किस पे था? क्लोज नंबर 12 आपका किस पे था? निधि कंपनी पे था। किस पे था? निधि कंपनी पे था। क्लोज नंबर 13 आपका किस पे था? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे था। क्लोज नंबर 14 आपका किस पे था? फटाफट बताओ। क्लोज नंबर 14 आपका किस पे था? इंटरनल ऑडिट सिस्टम। किस पे था? इंटरनल ऑडिट सिस्टम। और क्लोज नंबर 15 आपका किस पे था? नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर। किस पे था? नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर या फिर कनेक्टेड पर्सन या फिर कनेक्टेड पर्सन। क्लोज नंबर 16 आपका किस पे था? एनबीएफसी। क्लोज नंबर 17 आपका किस पे था? कैश लॉसेस। किस पे था? कैश लॉसेस। ठीक है। क्लोज नंबर 18 आपका किस पे था? 17 कैश लॉसेस पे था। 18 आपका किस पे था? 18 किया है आज हमने एक, हमने आज 19 किया है, आज हमने एक 20 किया है और आज हमने 21 नंबर क्लोज किया है। तो आपका क्लोज नंबर 17 किस पे था? कैश लॉस। क्लोज नंबर 18 किस पे था? अगर कोई ऑडिटर ने रेजिग्नेशन किया है। क्लोज नंबर 19 आपका किस पे था? मटेरियल अनसर्टेनिटी पे था। क्लोज नंबर 20 किस पे था? सीएसआर पे। और 21 क्लोज किस पे था? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट के ऑडिटर्स ने क्या कोई क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क दिया है कारों में? ये आपके क्लॉजेस थे 21। अब हम इसको बाय क्या लर्न करेंगे? अब हम इसको बाय मेमोरी टेक्निक्स लर्न करेंगे। अब हम अपने 21 क्लॉजेस को बाय क्या लर्न करेंगे? मेमोरी टेक्निक्स लर्न करेंगे। क्लॉजेस अल्टीमेटली खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लर्न करना है? इन 21 क्लॉजेस को बाय मेमोरी टेक्निक्स लर्न करना है।